हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि पूर्व वैदिक समाज एवं उत्तर वैदिक समाज का तुलनात्मक वर्णन करें। यदि आपके एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न बनते हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को एंड तक देखना। और यदि इस चैनल पर पहली बार आया हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सभी के बीच वो सारे कंटेंट लेकर के आता हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पूर्व वैदिक समाज का तात्पर्य ऋग्वैदिक समाज से है, जहाँ पे समाज समतामूलक हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में समाजी व्यवस्था सहयोग एवं सहभागिता पर आधारित था, और इस समय समाज पितृसत्तात्मक होने के बावजूद भी स्त्री व पुरुष विभेद नहीं करता था। पुत्रियों को पुत्रों के समान माना जाता था तथा उनकी शिक्षा एवं अधिकार में भी समानता मिली हुई थी। जबकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते देखते हैं कि असमानताएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। फिर पैराग्राफ आप चेंज करके बताओगे कि ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार हुआ करता था, जिसमें पिता या फिर बड़ा भाई परिवार का स्वामी यानी कि मुखिया हुआ करता था। पिता परिवार के दुख सुख का पूरा ध्यान रखता था। और ऋग्वैदिक समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद रहित था। यहाँ पे कोई भी वर्गों का वर्णन देखने को नहीं मिलता है, और सभी लोगों की समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी इस समय। और इस समय के सभी लोगों को आर्य कहा जाता था। प्रारंभिक वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल के जो लोग थे उसे आर्य कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण जो है वो वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के लिए हुआ है, और दूसरा कहीं कहीं हमें इसे व्यवसाय के लिए भी उपयोग देखने को मिलती है। ठीक है, आगे हम यदि बात करें तो ऋग्वैदिक समाज के प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा विशु। बाद में एक चौथा वर्ण आता है जिसका नाम है शूद्र। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार हमें शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। और पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष से बताई गई है, और अभी तक वर्ण जन्मजात न होकर के व्यवसाय पर आधारित था। यानी कि पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण शब्द था वो जन्मजात ना होकर के व्यवसाय के ऊपर आधारित था। जैसे कि ऋग्वेद में एक ऋषि कहता है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैश्य हैं और मेरा माता अनपिष्ट। यहाँ पे वैध लिखा हुआ है। ठीक है, ये वैध है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्नपिष्टी है। इससे हम कह सकते हैं दोस्तों कि ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जो कि बाद में संकीर्ण स्वरूप प्रकट करती है। अब यदि हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना टूटने लगता है, और अब वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं होकर के बल्कि जन्म के आधार पर निर्धारित की जाने लगी। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था ने सामाजिक जटिलता को बढ़ावा दिया, और इस जटिलता पूर्वक सामाजिक व्यवस्था ने आपसी विभेद को उत्पन्न किया तथा समाज को 2 वर्गों सुविधा भोगी व सुविधा विहीन में विभाजित कर दिया था। सुविधा भोगी वर्ग ने सामाजिक संरचना का निर्माण इस प्रकार से किया कि उत्पादन अधिशेष 2 उच्च वर्गों में बंट करके रह गया था। ठीक है, आगे यदि हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई थी। इसमें ब्राह्मण एवं क्षत्रिय विशेषाधिकार प्राप्त वर्ण थे, और समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान ब्राह्मणों को दिया गया था। ब्राह्मण ने यज्ञ एवं मंत्रोच्चारण की प्रवृत्ति के द्वारा अपने आप को उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था, और ब्राह्मण के पश्चात क्षत्रियों का स्थान आता था। और इस काल में जब युद्धस्थ यानी कि युद्धों में कोई काम होता था तो उन्हें क्षत्रियों को बुलाया जाता था दोस्तों। और युद्धस्थ यानी कि युद्ध शास्त्रों के रूप में लोहे के उपकरणों का प्रोत्साहन मिला, तो क्षत्रियों की स्थिति इसमें क्या हुई, मजबूत हुई। यानी कि क्षत्रियों का कार्य था रक्षा करना, युद्ध शास्त्र के लिए युद्ध करने के लिए उन्हें भेजा जाता था। ठीक है, इस वर्ग ने उत्पादन अधिशेष के एक भाग पर अपना दावा भी किया था। इस समय तीसरा वर्ग था वैश्य वर्ग, जो कि एकमात्र उत्पादन व करदाता के रूप में विद्यमान था। यानी कि वाणिज्य व्यापार करना, कृषि करना, टैक्स पे करना जो है वो वैश्यों का कार्य था, जिसे सतपथ ब्राह्मण में अनस्य बलि कृति भी कहा गया है। इन तीनों वर्णों के द्विज की श्रेणी में रखा गया था, यानी कि इन्हें द्विज की कैटेगरी में रखा गया था। यानी कि इन्हें उपनयन संस्कार का भी अधिकार दिया गया था। ये वेद का भी उच्चारण कर सकते थे, वेद पढ़ भी सकते थे। और इन 3 वर्णों से पृथक एक नया वर्ण था जिसको नाम दिया गया था शूद्र, और इसका दायित्व उपर्युक्त तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन को धार्मिक अनुष्ठानिक आधार प्रदान करने की कोशिश की गई है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में तुलनात्मक रूप से स्त्रियों की सामाजिक दशा में गिरावट आई, और अब वह सभा व समिति जैसी सामाजिक सभाओं में स्त्रियों का प्रवेश जो है वर्जित कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया। उत्तर वैदिक ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्रों को परिवार का रक्षक व पुत्रियों को दुख का कारण माने जाने लगा। इसी प्रकार मैत्रेय संहिता में नारी को धूत एवं मदिरा के साथ साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिना जाने लगा। तैत्तिरीय संहिता में नारी को शूद्रों से भी नीचे गिना गया था। ठीक है, सामाजिक जीवन में स्त्रियों का प्रवेश क्रमशः कम हो गया, और नारी के धार्मिक अधिकारों में भी अंतर आने लगे थे।
उत्तर वैदिक कालीन समाज में गोत्र की अवधारणा का विकास हुआ, जो कि सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। गोत्र शब्द की उत्पत्ति हमें गोष्ठ से देखने को मिलती है, ठीक है, जिसका मतलब अगर कहे तो जिनके अर्थात देखा जाए दोस्तों तो गायों का एक साथ बांधना, ठीक है, ये एक गोष्ठ के माने जाते थे और फिर एक गोष्ठ के लोग समान रक्त संबंध बनने लगे थे। यहीं से गोत्र की परिकल्पना विकसित हुई और समतामूलक समाज का विभाजन होता चला गया, जो अपने जटिल स्वरूप जो है वो उत्तर वैदिक काल तक ला दिया था। अब हम यदि निष्कर्ष के ऊपर बात करें, कंक्लूजन का निकल कर आता है, तो कह सकते हैं कि पूर्व वैदिक समाज की तुलना में उत्तर वैदिक काल के समाज में आए परिवर्तनों के कारण धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक परिवर्तन थे, जिन्होंने समाज के समतामूलक स्वरूप को समय एवं आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर दिया था। तो ये बेसिकली आप इस प्रश्न के उत्तर में दे सकते हो दोस्तों। प्रश्न हमारे पास था पूर्व वैदिक समाज और उत्तर वैदिक समाज का तुलनात्मक रूप से वर्णन करना। तो हमने पहले पैराग्राफ में कि पूर्व वैदिक समाज कैसी थी, फिर अंतिम पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि उत्तर वैदिक समाज कैसा था, फिर छोटा सा एक निष्कर्ष दिया। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो है आप सभी के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो कैसे लगी फीडबैक में जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू।